नमस्कार, शाम के 7 बज गए हैं। वक्त हो चुका है बड़ी खबर का। एनडीटीवी इंडिया पर इस वक्त आप हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। कुछ अहम खबरें और मेहमान आपके लिए आज लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आज आए और उन्होंने कहा कि कानून का राज है, अपराधी जो है वो डरे सहमे घूम रहे हैं। हम उसी उत्तर प्रदेश की आज बात कर रहे हैं जहां पर उन्नाव में एक जगह है, कानपुर और लखनऊ के बीच में, वहां पर दुष्कर्म के 2 आरोपी जेल से जैसे ही छूटे जमानत पर सीधे पीड़िता के घर में घुसे और वहां पर उन्होंने आग लगा दी, जिसमें उसका जो बच्चा है छोटा सा वो भी जख्मी हो गया। इस पर उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो अभी एक के बाद एक घटनाएं हुई हैं, चाहे अतीक अहमद की घटना हो, चाहे जालौन की घटना हो, इन सब घटनाओं के बीच में उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया राज की उन्होंने कमर तोड़ दी है। कानून व्यवस्था जो है वो सबसे ऊपर है। उस पर बात करेंगे। अतीक अहमद मर्डर केस की सुनवाई 24 तारीख को होगी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसको लेकर कैसे 2 बड़े महारथी कपिल सिब्बल और महेश जेठमलानी, एक समाजवादी पार्टी के सांसद है, दूसरे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, बड़े वकील हैं, आमने सामने कैसे हो गए, और उनसे हम बात भी आपकी कराएंगे। खास बातचीत जो है वो महेश जेठमलानी से कराएंगे। सवालों के जो उन्होंने सवाल उठाए हैं उनसे भी सवाल उठा के जवाब लेंगे, और गर्मी का प्रकोप कैसे पूरे देश को जकड़ रहा है उस पर भी बात करेंगे। शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की एक खबर मैं पहले आपको बताना चाहता हूं और उसके बाद बात करेंगे मुख्यमंत्री ने उस खबर पर क्या कहा। इस खबर पर नहीं, ओवरऑल उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में दुष्कर्म के 2 आरोपी, यानी कि बलात्कार के 2 आरोपी जिनको सजा हुई, जो जेल में थे, बेल पर बाहर निकले, और बेल पर बाहर निकलने के बाद उन्होंने जो पीड़िता थी उसके घर में आग लगा दी, मारपीट की उनके साथ। गैंगरेप की जो पीड़िता का 7 महीने का जो बच्चा था और 2 महीने की उसकी बहन गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि 13 फरवरी 2022 को 13 साल की लड़की से 5 लोगों ने गैंगरेप किया था, ऐसा आरोप लगाया गया। इसके बाद वो लड़की गर्भवती हुई और 7 महीने के बच्चे उसने एक बच्चे को जन्म दिया। यही बच्चा अब गंभीर रूप से झुलस गया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जमानत पर छूटे आरोपियों ने सुलह का दबाव बना रहे थे। जब परिवार ने इनकार किया तो उनके साथ मारपीट की और उनके घर में आग लगा दी, जिसमें 2 बच्चे बुरी तरह झुलस गए। यह घटना 17 अप्रैल की है। 17 अप्रैल की यह घटना है, जब यह परिवार को, इतने जो पीड़ित थे उनको यह सब झेलना पड़ा। पीड़िता की मां ने क्या कहा, पहले आप यह सुन लीजिए। जाते गलत काम करे सब लोग, काज में केस वापस ले लो नहीं, नहीं तुमका जानते मारा, हमरे बिटिया को मारे, हमका मारे, हमरे बच्चन को उठा के आगे फेंक देना। जेल से छूटने के बाद फिर दोबारा ये घटना कब छूट गया है? हमका ये नहीं पता कब छूटे। आज कैसे क्या घटना? कौन कौन लोग आए थे? बच्चा जले, मेरी बिटिया का बच्चा जला, हमारा बच्चा जला। ये बच्चे कितने जलाए? वही लोग जलाए ना, वही लोग फेंक देना आगे। हम लोग ये खबर मैंने शुरुआत में इसलिए उठाई क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अतीक अशरफ की जब हत्या के बाद पहली बार सामने आए और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल चकाचक है, अपराधी जो हैं वो डर के रहे, माफियाओं का राज खत्म हो गया है। उन्नाव की जो घटना अभी आपको हमने दिखाई थी, लखनऊ से 60 किलोमीटर दूर है। 1 घंटे में आप यहां पहुंच जाते हैं, और वहां पर इस तरह की घटना हुई और उसी दिन मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है हमारे राज्य में कानून व्यवस्था की। सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं विश्वास हम सकता है। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हम लोग 4 लेन के साथ जोड़ चुके हैं। बेहतरीन कानून व्यवस्था। पिछले 4 दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिनका जिक्र मैं जरूर कर देता हूं। मुख्यमंत्री जी को ये सारी घटनाएं जरूर पता होंगी। प्रयागराज में अतीक अशरफ की सरेआम हत्या हो जाती है, वो भी पुलिस की सुरक्षा के घेरे के बीच में। पुलिस की सुरक्षा के बीच में इनकी हत्या, माफियाओं की हत्या कर दी जाती है। जालौन में एक छात्रा को गोली मारकर
सरेआम उसकी हत्या कर दी जाती है। परीक्षा देकर यह लौट रही थी छात्रा और इसकी हत्या इस तरीके से की जाती है। उन्नाव में आपको खबर दिखाई कैसे रेप पीड़िता जो है उसका घर जलाया गया। उन्नाव में पीड़ित का जो बच्चा है वो भी उसमें झुलस गया। हरदोई में 15 साल की नाबालिग के साथ एक रेप हुआ। पीड़िता का वीडियो बनाकर उसको वायरल कर दिया गया। ये बीते एक हफ्ते की, महीने भर की समझ लीजिए बड़ी घटनाएं जो हैं वो उत्तर प्रदेश से मैंने सामने रखी हैं। अगर ये किसी और राज्य में होता तो भारतीय जनता पार्टी उसे जंगल राज का तमगा अब तक दे चुकी होती। चलिए अब आगे बढ़ के बात करते हैं अतीक अशरफ की जो हत्या हुई उस पर जिस तरीके से कहा गया कि इसकी जांच भी होगी, लेकिन उस पर सवाल अभी बहुत सारे बने हुए हैं। उन सवालों को जिस तरीके से विपक्ष ने उठाया उस पर दो बड़े कानूनविदों की आपस में ठन गई है। कौन है ये? अतीक अशरफ को लेकर कपिल सिब्बल साहब ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अतीक अशरफ की सिर्फ जो हत्या हुई है वो उनकी हत्या नहीं है, कानून के राज की भी हत्या है। उसके जवाब में आज बीजेपी के सांसद और वरिष्ठ वकील जो हैं महेश जेठमलानी साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कपिल सिब्बल और बाकी विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्ष जो है वो एक फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। जो उसके पास कोई सबूत नहीं है कि इसके अंदर पुलिस का और उत्तर प्रदेश की सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट है। ये ट्वीट तो कपिल सिब्बल का था, साथ ही साथ महेश जेठमलानी ने भी ट्वीट किया। लेकिन अब इस वक्त मेरे साथ महेश जेठमलानी साहब खुद जुड़ रहे हैं, उनसे जरा कुछ सवाल जरूर ले लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो बातें कही हैं उनका आधार क्या है। महेश जेठमलानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, आपने जो एक ट्वीट करके जो बात कही, आपने कहा कि विपक्ष के पास या कपिल सिब्बल के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि यह कहा जा सके कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार का कोई अतीक और अशरफ की मौत में कोई हाथ है। उनके पास सबूत नहीं है सर, लेकिन आपके पास ऐसा कौन सा सबूत है जिसकी बिना पर आप सरकार को और पुलिस को क्लीन चिट दे रहे? देखिए, मैं ना यूपी सरकार ना यूपी पुलिस के खिलाफ कुछ इल्जाम मैंने लगाया है, तो ये मेरा फर्ज नहीं है सबूत देने के लिए। जो व्यक्ति इस साजिश के बारे में इल्जाम लगा रहे हैं कि यूपी सरकार या यूपी पुलिस इसमें इन्वॉल्व है, फर्ज उनका है सबूत पेश करने के लिए। जेठमलानी साहब, मैं कपिल सिब्बल साहब का जो ट्वीट है, क्योंकि आपने उनका जिक्र किया है अपने ट्वीट में, वो जरा पढ़ के आपको थोड़ा सा बताता हूं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जो अतीक और अशरफ की हत्या के बाद जो ट्वीट किया था उसमें उन्होंने कहा कि ये उन दोनों की हत्या है, साथ ही साथ रूल ऑफ लॉ की यानी कि कानून की भी हत्या है। इसमें कहां वो बड़ाई कर रहे हैं अतीक और अशरफ की, उनको कहां वो मार्टर के तौर पर, एक शहीद के तौर पर दिखा रहे हैं? देखिए, आप इस घटना को आप क्यों चुन रहे हैं? प्रत्येक साल हिंदुस्तान में कम से कम 100 कस्टोडियल डेथ्स होते हैं। ये लोग माफिया लोग हैं, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लंबी क्रिमिनल रिकॉर्ड है बरसों से। आप कोई गरीब जो कस्टोडियल डेथ में मरता है या उनका हत्या होती है तो आप उनके खिलाफ आपका आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? ये सिलेक्टिव जो है, सिलेक्टिव कस्टोडियल डेथ, वो भी बहुत पावरफुल अक्यूज जो हैं, उनको आप चुन के मीडिया में क्यों लाते हैं? उनके केसेस को क्यों आप प्रमोट कर रहे हैं? जैसे मैंने कहा, हर साल कम से कम 100 कस्टोडियल डेथ्स होते हैं इंडिया में। तो सवाल यह उठता है कि आपको इसके लिए प्रेफरेंस क्यों है? पर इसका मतलब ये तो नहीं सर कि अक्यूज कितना ही, चाहे उसके खिलाफ कितने भी केसेस हों, वो कुछ भी उसने करा हो, पर उसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी इस तरीके से हत्या कर दी जाए। कपिल सिब्बल अपने ट्वीट में कुछ सर्कमस्टांसेस की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कुछ सवाल उठते हैं कि क्यों उन्हें 10 बजे रात को बाहर लेकर आया गया, सुरक्षा पूरी क्यों नहीं थी, इतने बड़े हथियार उन लोगों के पास कहां से आ गए। तो ये सवाल उठाना उनके लिए सहानुभूति तो नहीं है सर? तो देखिए, ये परिस्थितियां जिसको कपिल सिब्बल, और मैं उनका इज्जत रखता हूं, वो बड़े माने जाने वकील हैं, मैं इज्जत रखता हूं उनका, लेकिन मुझे लगता है कि जो उन्होंने सर्कमस्टेंसेस दिए इसका कोई मतलब नहीं है, इससे कोई इन्फ्रेंस ड्रॉ नहीं किया जा सकता है।
10 बजे इसलिए लिया गया क्योंकि अस्पताल में, क्योंकि ये लोग गिरफ्तार किए गए। अस्पताल ले जाना मेडिकल इमरजेंसी की बात नहीं है, रूटीन चेकअप होते हैं ताकि वो बाद में कुछ कंप्लेंट नहीं करें। ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है। आगे से मुजरिम को अस्पताल में ले जा रहे हैं ताकि वो मेडिकल सर्टिफिकेट लेके कि जिस समय वो गिरफ्तार किए गए थे उस समय उनके ऊपर कोई असॉल्ट नहीं हुआ था, किसी ने मारा नहीं उनको, कोई टॉर्चर नहीं हुई थी। तो ये जितने भी परिस्थितियां हैं उसका तो एक्सप्लेनेशन तो बन सकता है। मैं नहीं कहता हूं कि आखिर कुछ ना निकले, मैं आगे से जजमेंट नहीं दे रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं कि जो परिस्थितियां कपिल सिब्बल ने पब्लिक डोमेन में पेश किया है उसका कोई मतलब नहीं है, उससे ये एक एनकाउंटर नहीं बनता है। शिवरानी साहब, लेकिन जैसे मैंने आपसे पहले भी पूछा कि जैसे उनके खिलाफ दोनों बड़े दुर्दांत उनके ऊपर अपराधी थे, कई मामले थे अतीक अंसारी के ऊपर, 100 से ऊपर भी मामले थे, लेकिन हमारा देश वही देश है इसने अजमल कसाब को भी पूरा मौका दिया, पूरा ट्रायल एक लिया। तो क्या क्योंकि ये इतने बड़े अपराधी थे या एक धर्म विशेष से आते थे उसको लेकर जस्टिफाई किया जा सकता है इनके मर्डर को? देखिए, सबसे पहले यदि ये, मैंने आपसे कहा यदि ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, एक्स्ट्रा जुडिशियल मर्डर है, तो उसको जस्टिफाई करना इम्पॉसिबल है, किसी को करना भी नहीं चाहिए। लेकिन आज स्थिति ये है कि उनका हत्या हुआ है 3 अनजान व्यक्तियों द्वारा, और उनका मोटिव क्या है, मकसद क्या है, क्यों किया गया, यदि कोई साजिश है इसके पीछे, वो सब जांच का विषय है। तो आप आगे से ही क्यों अपने आप ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ ये पक्का था कि यूपी गवर्नमेंट या स्टेट पुलिस या कोई बड़ा साजिश था इनके हत्या के पीछे? जरा धैर्य दिखाइए सर। लेकिन जिस तरीके से मैं आपके ट्वीट में भी पढ़ रहा था, आपने कहा कि विपक्ष जो है वो फेक नैरेटिव बनाता है, खास तौर से अगर जो टेररिस्ट या क्रिमिनल्स मुस्लिम समुदाय के होते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं धर्म का चश्मे से इसको देखने की कोशिश आप भी नहीं कर रहे हैं? मैंने उदाहरण भी दिया है। सोहराबुद्दीन का देख लीजिए आप उदाहरण। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने सब कहा कि यह फेक केस है। अफजल गुरु के बारे में, बुरहान वानी के बारे में आप जानते हैं कि क्या नतीजा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी तो मंजूर की थी, और दाऊद इब्राहिम तो वर्ल्ड नंबर 1 टेररिस्ट, नंबर 3 टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है यूएन द्वारा, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा। और कुछ क्या है इसके बारे में, और क्या कहना है? और इनको हीरो, इनकी सिफारिश किसने की थी? सर लेकिन ऐसे भारतीय जनता पार्टी कौन बनाए? नहीं, पर ऐसे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे सर जिन्होंने बाहर आकर बड़ी खुशी जाहिर की, इसको सेलिब्रेट किया गया, तो वो भी तो एक धर्म विशेष के खिलाफ ही आपको नहीं लगता कि प्रतिक्रिया थी? मैंने कोई रिलीजन ये आरोप मैंने नहीं लगाया। मैंने सिर्फ नाम दिए हैं, और वो नाम जो है वो जो व्यक्ति हैं वो मुस्लिम माफिया के जुड़े हुए हैं, बस उतना ही मैंने कहा। मैं इसको कोई धार्मिक ट्विस्ट नहीं देना चाहता हूं। ऑपोजिशन धार्मिक ट्विस्ट देती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि बीजेपी के लोग जो इस पर नारे लगा रहे हैं, वो इस पर कोई या और लोग इन्होंने जो नारे लगाए, या बीजेपी के लोगों ने जिन्होंने इसका समर्थन किया, वो इसको धार्मिक किसी तरीके से नहीं देना चाह रहे हैं? क्योंकि सर कुल मिलाकर बात यह आती है कि स्टेट की जिम्मेदारी थी, और एफिडेविट देकर स्टेट ने कहा था, उत्तर प्रदेश के सरकार और पुलिस ने कहा था कि इनकी सुरक्षा इनको पूरी दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, तो उनकी विफलता ना माना जाए इसको? देखिए, मुझे दूसरे के बारे में मत पूछिए, मुझे पता नहीं कि ये सही है जो आप कह रहे हैं या नहीं सही कह रहे। यदि किसने भी रिजॉइस किया है, जिसी ने कहा है कि ये जो घटना हुई थी या दुर्घटना हुई थी वो अच्छी बात है, तो मैं उसका विरोध करता हूं। यानी कि आप ये मानते हैं कि इस तरीके से इसको सेलिब्रेट कम से कम इस तरह के हत्या को, मर्डर को नहीं करना चाहिए था, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हो, चाहे वो बीजेपी से जुड़े क्यों ना होते। सर मैं अंत में आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे मैंने अभी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट पर उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस ने यह बात लिख कर दी थी कि इनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अगर
वो इसको करने में नाकाम रहे तो क्या इसको स्टेट का, उत्तर प्रदेश की पुलिस की नाकामी ना माना जाए? देखिए, हम इस दूर डिस्टेंस से सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पे और टीवी और वो सीसीटीवी या वीडियो देखकर हम कुछ कह नहीं सकते इस समय। इस गंभीर बात को की सच को निकालने के लिए, इस गंभीर बात की सच को निकालने के लिए एक जांच की जरूरत है और यूपी सरकार ने एक जुडिशियल इंक्वायरी को स्थापित किया है। मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने भी है सोमवार को। तो यदि हम सब धैर्य दिखाएंगे और देखेंगे क्या होते हैं, तब तक इतनी जल्दबाजी क्या है? सर बहुत बहुत शुक्रिया जेठमलानी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। जेठमलानी साहब कह रहे थे कि वो इस बात को जस्टिफाई नहीं करते कि लोग जो बीजेपी के नेता भी हैं जिन्होंने इस पर खुशी मनाई, या कुछ जो कार्यकर्ता दिखाई पड़े भारतीय जनता पार्टी के जो पटाखे छोड़ रहे थे, लेकिन ऑपोजिशन को उन्होंने कहा कि वो एक धर्म के चश्मे से इसको देख रहे हैं और इनको शहीद का दर्जा देने की कोशिश की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन का, इंक्वायरी का इंतजार करना चाहिए किसी भी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जेठमलानी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तब बात करेंगे तपती गर्मी का जो प्रकोप है, जो अब सब पर भारी पड़ रहा है, उसकी। सारे देश से रिपोर्ट हमारे पास है, वापस आ रहे हैं। जानलेवा लू का, तपती गर्मी का प्रकोप पूरे उत्तर भारत पर अब दिखने लगा है। कई ऐसे शहर हैं जहां पर जो पारा है वो 40-42 के ऊपर नजर आने लगा है। इसके बारे में जरा आपको थोड़ा बताते हैं। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कई अलग अलग शहरों से, मौसम विभाग ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 36 शहर देश के ऐसे थे जहां पर पारा जो था वो 42 डिग्री से ऊपर गया। प्रयागराज में 44.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इस साल नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी तापमान तेजी से बढ़ा है। गर्मी की वजह से उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा में स्कूल जो हैं वो 23 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में भी स्कूल कॉलेजों को पहले से ही एक हफ्ते की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में भीषण गर्मी पड़ रही है। इस झुलसती गर्मी के बीच किस तरीके से पटना में ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि घर में बैठ के तो शायद ये एहसास इतना नहीं होता है, जो लोग सड़कों पर हैं उन्हें पता चल रहा है कि कितनी जबरदस्त भीषण गर्मी पड़ रही है। पुलिस वाले जो बेचारे हर समय तैनात रहते हैं, उनसे भी हमने बात की और समझने की कोशिश की कि वो इस गर्मी का कैसे सामना कर रहे हैं। हम लोग तो रहते हैं रोड पर, रहते हैं सिपाही के साथ रहते हैं रोड पर। वीआईपी मूवमेंट है, जज है, फौज है, जो भी है बड़ा बड़ा माननीय लोग को निकालना पड़ता है। झेलते हैं कठिनाई को अपना सब लोग धूप में। बचाव करते हैं? कोई बचाव नहीं, अपना नौकरी कर रहे हैं धूप में, अपना चिल्लाले धूप में। पानी अपना मंगाते हैं, पीते हैं, कोई सुविधा नहीं है। कैसे हो रहा है ड्यूटी? गर्मी तो है, ड्यूटी करना ही पड़ता है। क्या क्या व्यवस्था आप लोग किए गर्मी से बचने के लिए? व्यवस्था कहाँ कुछ है, ड्यूटी तो करते हैं। पानी वगैरह की व्यवस्था? पानी का व्यवस्था नहीं है। हाँ, मैनेज कर लेते हैं। धूप है तो ड्यूटी है ना, ड्यूटी तो करनी है ना। लेकिन दिक्कत कुछ होती है गर्मी के कारण? हाँ, गर्मी के कारण तो दिक्कत है। गर्मी है, गर्मी अपने जगह पे गर्मी का काम है गर्मी, लेकिन हम लोग अपने जगह पे, पुलिस को कोई गर्मी नहीं लगती, ना कोई सर्दी लगती है, ना कोई ठंडा लगता है। इसलिए पुलिस सालों जो भी मौसम रहे सारे मौसम को झेल लेते हैं पुलिस। बड़ी हिम्मत दिखाई पुलिस का कर्मचारी ने, महिला पुलिस कर्मचारी ने, कि सबको हम झेल लेते हैं। लेकिन ज़रा सोच के देखिए, लोग सिर्फ पुलिस वाले नहीं, बहुत सारे लोग इतनी तपती गर्मी में अपने काम कर रहे हैं। तो अगली बार जब आप पंखा और एसी चला के सोचें कि इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, एक बार इनके बारे में भी सोच लीजिएगा। छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है। कल होगी शाम 7 बजे आपसे मुलाकात बड़ी खबर में। बन रही है हमारे साथ।